बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम आज थॉरली स्टडी करेंगे ताकि आपके जीके का पेपर में अगर इधर से क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। जी, तो अगर आप ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, सो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी करवा के हिस्सा बन सकते हैं इस ग्रुप का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन डू नॉट यूज़ यूरो एज अ करेंसी। ठीक है, 7, 8, 11 या तमाम कंट्रीज़ जो है वो यूरो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके ऑफिशियली लीव्स यूनाइटेड यूनियन आफ्टर कितने ईयर्स। तो यूनाइटेड किंगडम जो है उसने अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, तो कितने अरसे के बाद जो है ये छोड़ा है। हाउ मैनी वाइट स्टार हैव ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन फ्लैग जो भी पीछे गुजरा भी था उसमें कितने स्टार्स हैं। ठीक है जी। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के टोटल कितने कंट्रीज़ मेंबर हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से जो यूके अलहदा हुआ है उसका क्या नाम है, उसको क्या किस नाम से वो मशहूर है। एक और क्वेश्चन भी है जी, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ईसीजी जो है वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर किस जगह पे है। सो ये क्वेश्चंस हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तमाम क्वेश्चंस को एंड में आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के आखिर में। सो हेयर इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। हुआ कुछ यूँ था कि जब वर्ल्ड वार टू हुई तो वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये सोचा, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे बिलखुसूस, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें इत्तेहाद पे आना चाहिए, अब हमें इकट्ठा होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी इकॉनमी के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, सोशल लाइफ के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इत्तेहाद के लिए अपने आप को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और उनके मकसद क्या थे? दो ही मकसद थे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, क्योंकि वर्ल्ड वार्स के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके थे, और मिलिट्री सिक्योरिटी भी हमें मिल सके। तो इस पर ये एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि जहाँ जो ममालिक एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करने पे मुतफिक हुए। तो इसमें जो 6 कंट्रीज़ थे जिनको फाउंडर ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, तो ये 6 कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने जो है सबसे पहले कदम उठाया। और ट्रीटी ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर जो है उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका मेन काम ये था, कम्युनिटी थी जिसका काम था कि इकोनॉमिक लेवल पे जो है एक दूसरे को फ़रोग देना। और इसके अंदर जो 6 कंट्रीज़ थे उसको आप यूँ याद कर सकते हैं, बिग नफल के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको एल एन जी फॉर इस्लामाबाद, आप इस तरह भी करके याद कर सकते हैं। सो फॉर एल मीन्स लग्जमबर्ग, एन से नीदरलैंड, और जी से वेस्ट जर्मनी, एफ से फ्रांस, आई से इटली, बी से बेल्जियम। तो ये कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये फाउंड की। कब की? 1952। ट्रीटी का क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस बने वो कौन से थे? हायर अथॉरिटी और टू एडमिनिस्ट्रेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेट, और कॉमन असम्बली ताकि पॉलिसी बना सके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ताकि ये भी लेजिस्लेशन बना सकें, हायर अथॉरिटी ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, और कोर्ट ऑफ जस्टिस ताकि उसको क्या किया जा सके, कोई मसले मसाइल हैं जो ट्रीटी के मुताबिक हों तो उसको हल कर सके। तो ये मतलब एक तरफ एग्जीक्यूटिव पार्ट भी था और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव पार्ट भी था और एक तरफ जुडिशल पार्ट भी था। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी इसके अंदर। फिर हुआ क्या? इन 25 मार्च 1957 इन्हीं 6 कंट्रीज़ ने 2 ट्रीटीज़ और साइन किए, और उनको ट्रीटीज़ ऑफ रोम भी कहते हैं, यानी रोम। तो अब वो जो ट्रीटी ऑफ रोम थे इटली के शहर में, ये साइन हुआ। इसके अंदर इन्होंने 2 इदारे और बनाए, जिसमें एक यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी और द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब ये जो एटॉमिक एनर्जी का इदारा था, इसका काम था एटॉमिक एनर्जी की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, उसकी रिसर्च के ऊपर काम करना। और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी
सिटी थी, इसके अंदर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, तजारत, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, ये जितनी भी चीज़ें जो पॉलिसीज़ आती हैं ताकि तिजारत के लिहाज से इकोनॉमिकली जो चीज़ों को मैटर करती हैं वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व थी कि इस चीज़ों को वो देखेगी। तो ये दो इदारे जो हैं वो बन रहे हैं ट्रीटीज़ ऑफ रोम में। कब हुआ है जी? 1957, याद रखिएगा, ट्रीटीज़ ऑफ रोम। फिर आपके पास आता है जी यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम आता है 1979 में, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो है वो एक ही करेंसी जो है वो लेके आते हैं और एक्सचेंज रेट्स को कलेक्टिवली वो लेकर चलते हैं। सो एक ये बड़ा अच्छा था, जिसके बाद यूरो जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वो अडॉप्ट कर ली एज अ सिंगल करेंसी। फिर सिंगल यूरोपियन एक्ट सिया के नाम से जो है वो आया है, वो 1 जुलाई 1987 में आया है। इसके अंदर जो EEC थी, जो आपकी ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, उसको स्कोप को जो है वो बढ़ाया गया। फिर जी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आता है। ये ट्रीटी जो है इसको ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, और इसके बाद बाकायदा तौर पर जितनी भी मतलब पहले जो EEC थी वो तब्दील हो गई। यानी पहले आप सबसे पहले अगर कहें कि सबसे पुराना नाम जो था यूरोपियन यूनियन का वो था ESC, ठीक है, ECSE, यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसके बाद नाम चेंज हुआ है तो EEC, ठीक है, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और लास्ट में जो अब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसे मास्ट्रिक्ट ट्रीटी भी कह रहे हैं, जो 7 फरवरी 1992 में आया है, उसको उसके अंदर यूरोपियन यूनियन यानी EU में ये तब्दील हो गई है। तो ये 3 नाम तब्दील हुए हैं, आपने ये याद रखने हैं। अब यूरोपियन यूनियन ही नाम है। उसके बाद ट्रीटीज़ आ रही हैं 3, तो 3 मशहूर ट्रीटी हैं। एक का नाम है ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडम, एक है ट्रीटी ऑफ नीस, और एक है ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ट्रीटी ऑफ लिस्बन को रिफॉर्म ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडम आए 1997 में। 1999 में ये ऑफिशियली जो है इन्फोर्स हुआ ये ट्रीटी। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर वो 1997 में आ रहे हैं तो ठीक 2 साल बाद इन्फोर्स में आ रहा है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। बिल्डिंग ऑन द सोशल प्रोटोकॉल्स ऑफ मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, इन्होंने सोशल प्रोटोकॉल्स बनाए मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ही को आगे लेकर। फिर ट्रीटी ऑफ नीस में मज़ीद कोई और मतलब चीज़ें इन्होंने ऐड की। बस आप इतना ज़हन में रखें कि ट्रीटी ऑफ नीस जो है वो 2001 में आया और 2003 में जो है वो केम इनटू फोर्स, ठीक है, लागू हुआ। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लिस्बन है, जिसको रिफॉर्म ट्रीटी भी कहते हैं। इसके अंदर जो ओल्ड 2 ट्रीटीज़ थे, एक तो ट्रीटी ऑफ रोम और एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, इन दोनों ट्रीटीज़ को का जो है वो अमेंडमेंट की गई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तरामीम की गई, और जितने भी कंट्रीज उस वक्त मौजूद थे उन सब ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है वो 2007 में आ रहा है और केम इनटू फोर्स लागू हो रहा है 2009 में। ये 2001 में आ रहा है, 2003 में लागू हो रहा है, ये 1997 में आ रहा है, ये 1999 में लागू हो रहा है। और ये ट्रीटीज जितने भी थे इन्होंने रिवाइज़ किए हैं पॉलिसीज़, ठीक है, ये मेन ट्रीटीज थे जिन्होंने रिवाइज़ किए। तो आई होप सो कि आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ गया होगा और हिस्ट्री भी आपको पता लग गई होगी। अब हम आ गए मेन टॉपिक पे, दैट इज़ 27 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के। कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 27। एरिया कितना है जी? 4.2 मिलियन, याद रखिएगा, 4.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बस इतना, पूरी डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 4.2 याद कर लें। टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी? 447 मिलियन। इंटरनल सिंगल मार्केट, मकसद यही है कि एक ही मार्केट हो, एक ही इनकी कंजप्शन हो, एक ही मूवमेंट ऑफ गुड्स में इनको फ्री हो, आज़ादाना हो। अपने जितने भी लेजिस्लेशन है, जस्टिस है, होम अफेयर्स हैं, उनको ये इंटरनल मार्केट, सिंगल इंटरनल मार्केट से उसको ले सकें। कॉमन पॉलिसीज़ हों ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए। पासपोर्ट कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया है, सिंगल पासपोर्ट है जी, अगर यूरोपियन यूनियन का है तो आप किसी भी एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और मॉनेटरी यूनियन जो उसके अंदर 19 कंट्रीज़ हैं जिनकी सिंगल यूरो करेंसी है, तो 19 कंट्रीज़ हैं 27 में से जिनकी सिंगल करेंसी यूरो करेंसी है। तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन है
कि जो फाउंडिंग नेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें बेल्जियम आती है, इटली आता है, जर्मनी आता है, नेदरलैंड आता है, फ्रांस आता है और लग्जमबर्ग आता है। मैंने इसको आपको याद करने का तरीका बताया है कि बिग नफल आप याद कर लें, बिग नफल, या फिर आप LNG फॉर इस्लामाबाद, इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। डेनमार्क और आयरलैंड जो है वो 1973 में आए थे। क्रोशिया जो है वो लास्ट आया है 2013 में। और ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर दिया है, लीव कर दिया है। इससे पहले 28 थे तो एक यूके चला गया, तो अब 27 ये नेशंस हैं। तो यूके जो है वो रिसेंटली गया है 2020 में, तो ये दैट इज, इसको ब्रेग्जिट कहते हैं। इसके बारे में एंड पे भी मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ये करंट अफेयर रिलेटेड है। सो इन शॉर्ट 27 कंट्रीज़ हैं, टोटल 19 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरो करेंसी के साथ हैं। 8 जो हैं उनकी यूरो करेंसी नहीं है। और इस पर जो फ्लैग्स हैं, ये जो आपको पीछे नज़र भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्टार्स हैं। तो ये आपके सामने है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा होता है अक्सर MCQs में, तो आपको याद होना चाहिए कि 12 स्टार्स हैं यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में। तो क्यों ना हम इन कंट्रीज़ को मैप वाइज देखें ताकि आपको एक अच्छे से अंदाज़ा हो। यहाँ पर भी मैप दे दिया, बट 3D मैप में देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, तो ये है हमारे पास यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, यूरोप का मैप। और हम वन बाय वन कंट्री अभी बता देते हैं मैप के लिहाज से, ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे आपने इसको देखना है। तो जी, सबसे पहले हम वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट कर रहे हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास पहले कंट्री आते हैं उनका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल के साथ है स्पेन। ये स्पेन देखें अफ्रीका के साथ है बिल्कुल, जहाँ से ये मुसलमानों ने इधर कब्ज़ा भी किया था, आपको याद है कि, तो ये इसलिए अफ्रीका के साथ। तो पुर्तगाल के बाद आ जाता है स्पेन। स्पेन से आगे क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्रांस। फ्रांस से आगे क्या होगा, ऑफ कोर्स जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी के नीचे यहाँ पर ये कंट्री है, ये है इटली। ठीक है, तो फ्रांस स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ये इटली, ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर एक कंट्री है आयरलैंड, और ये आयरलैंड के साथ यूके है, ये वाला जो कि ब्रेक्जिट हो चुका है, नहीं है अभी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये इटली हो गया। इसके बाद ये छोटा सा आपको जो नज़र आ रहा है, ये लग्जमबर्ग है जर्मनी के साथ। और जर्मनी के साथ ही एक और कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, बेल्जियम। तो ये जो आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है ये बेल्जियम है। अब जर्मनी के ऊपर एक और कंट्री है, दैट इज़ नेदरलैंड। तो मशहूर कंट्रीज़ हैं ये वेस्टर्न यूरोप, बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर कंट्रीज़ के ऊपर है। तो यहाँ तक आपके हो गए। अब थोड़ा सा हम सेंट्रल यूरोप की तरफ आ रहे हैं। तो सेंट्रल यूरोप में जर्मनी के साथ आ जाता है चेक रिपब्लिक, और उसके बाद नीचे ऑस्ट्रिया के साथ है हंगरी के साथ नीचे है स्लोवेनिया के नीचे है क्रोएशिया। और ये हमारे पास जो था हंगरी से नीचे आएंगे तो रोमानिया, और रोमानिया से नीचे बल्गारिया के नीचे ग्रीस जो है, ये ओशंस के ऊपर है। और ये सिप्रस जो था कंट्रीज़, ठीक है, साइप्रस बोलें, सिप्रस बोलें, ओके। ये आ गया रोमानिया। और रोमानिया के ऊपर अब जाते हैं नॉर्दर्न वाली साइड पे, तो इसमें आ जाते हैं पोलैंड। और पोलैंड के ऊपर एक कंट्री है लिथुआनिया, फिर लैटविया, और उसके बाद ये एस्टोनिया। ठीक है, ये कंट्रीज़। और ये आपको पता होगा कौन सा कंट्री है, ये है यूक्रेन। ठीक है, जिसके साथ यहाँ से रशिया ने अटैक किया हुआ है। तो अच्छा, उसके बाद ये कंट्री आ जाता है डेनमार्क, और उसके बाद ये आपके पास कंट्री है स्वीडन, और स्वीडन के ऊपर आ जाता है लास्ट फिनलैंड। तो इस तरह करके ये नॉर्दर्न कंट्रीज़ ऊपर वाले हो जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो मैप था 3D ये पसंद आया होगा। ये मैंने मिस तो नहीं कर दिया, ये है हमारा, नहीं आयरलैंड बता दिया था आपको, यूके के साथ है। सो ये था हमारा आज का मैप इसमें। तो अब चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ। जी, तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं 27 मेंबर्स हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब भी याद करना हो ना तो कोशिश करें उसको जितनी ज़्यादा डिवीजन दे सकें, ग्रुप्स बना सकें तो बना लिया करें। तो 27 में से हम 8 को कह देते हैं जिनकी यूरो करेंसी नहीं है, और 27 में से 19 हैं जिनकी यूरो करेंसी है। तो पहले हम जिनकी यूरो करेंसी नहीं है उसको नाम देख लेते हैं। तो ये जो रेड में है नाम, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी यूरो करेंसी नहीं है। तो इसके लिए शॉर्टकट की ये लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है शॉर्टकट की, स्वीट बुल को ज़ख्म दे
देने पर रोहुन, ठीक है, स्वीट बुल को जख्म देने पर रोहुन। तो अब आपने इसको याद कर लेना है, क्या चीज़ है, स्वीट बुल को जख्म देने पर रोहुन। तो अब इधर से मुझे इजीली याद हो जाएंगे, स्वीट से ये आ जाएगा मेरे ज़हन में स्वीडन है, ठीक है, बूल से मेरे ज़हन में आएगा बल्गारिया है, सी ओ से मेरे ज़हन में आ जाएगा क्रोशिया है, जैक से ये आ जाएगा कज़ेच है, कज़ेच जिसे चेक रिपब्लिक कहते हैं, डेन से आ जाएगा डेनमार्क है, पो से आ जाएगा पोलैंड, और आर ओ से आ जाएगा रोमानिया, ठीक है, और एच यू यानी हुन से आ जाएगा हैंगरी। तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा, स्वीट बुल को ज़ख्म देने पर रोहुन, ठीक है। तो ये इस तरह अपनी कंट्रीज़ आपके सामने रेड भी हैं तो याद हो जाएंगे। अब ये हमने 8 तो याद कर लिए हैं, ठीक है। अब 19 कैसे याद करने हैं, उसके लिए आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लें तो आपको ये इजी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया सॉरी, BC ये आपने याद करना है। फिर उसके बाद जो अगले हैं लफ्ज़ वो FGI है, वो स्केयर में है, FGI, और ये आपके स्केयर में आ जाएंगे। उसके बाद L क्यूब में आ जाएगा, और MNP, और फिर आपके पास S3 आ जाएगा। ये इस तरह करके फार्मूला बना के याद करना में बहुत आसान हो जाता है। अब A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर बेल्जियम, C फॉर सिप्रस, E फॉर एस्टोनिया, तो ये मुझे इस तरह याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। उसके बाद आपका आ जाएगा F से 2 हैं तो फिनलैंड फ्रांस, G से 2 हैं जर्मनी ग्रीस, I से 2 हैं यानी आयरलैंड इटली, L से 3 है तो इसमें विया वाले 2 हैं, लेटविया लिथुआनिया और लग्जमबर्ग, MNP से माल्टा नीदरलैंड और पोर्टुगल, और S से 3 है हमारे पास स्लोवाकिया स्लोवेनिया स्पेन, ठीक है। इस तरह करके आपने इसको याद कर लेना तो इजीली याद हो जाएंगे अगर आप इसको इस तरह ग्रुप्स बना के याद कर लें कि ये वाले जो 3 हैं FGI वाले ये 2 नाम है, L और S वाले 3 नाम है, MNP और ABCE के 1 है। तो ये तरतीब से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है जी, 24 लैंग्वेजेस हैं। तो अब आपको 27 नाम तो याद हो गए होंगे, आई होप सो। तो अब आपको ये 27 नाम तो याद हो गए हैं। तो इस 27 में से जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो उसमें ऑस्ट्रिया की नहीं है, बेल्जियम की नहीं है, सिप्रस की नहीं है, इनकी ज़बान है ही नहीं, ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है जिस मतलब बेल्जियम की कोई बेल्जिया इस तरह करके कोई लैंग्वेज का नाम ही नहीं है, ऑस्ट्रिया ऐसे करके कोई नाम ही नहीं है। तो इन 3 की तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपने मतलब जेन में नहीं रखनी, तो ये 3 आप काट दें। तो बाकी 27 में से अगर 3 काट दें तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिस तरह फ्रांस की फ्रेंच हो गई, जर्मनी की जर्मन हो गई, ग्रीस की ग्रीक हो गई, हंगरी की हंगेरियन हो गई, बट ऑस्ट्रिया बेल्जियन और सिप्रस इनके अंदर ऐसी कोई नहीं है। हाँ, इनके मतलब यहाँ पे भी ऑस्ट्रिया में भी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, और बेल्जियम में जर्मन और फ्रेंच और डैनिश बोली जाती है, इसी तरह सिप्रस में तर्किश बोली जाती है ज़्यादातर। तो बाकी लैंग्वेजेस हैं बट ये लैंग्वेजेस इसके अंदर ऑफिशियल नहीं आती इनमें। अच्छा जी, अचीवमेंट क्या है जी, यूरोपियन यूनियन की अचीवमेंट ये है कि इसने इनके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट्स मीन के देयर इज़ समथिंग यूरोपियन यूनियन जो है वो कर रही है। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2012 में नोबल पीस अवार्ड मिला था यूरोपियन यूनियन को, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है जी, अब इसकी 7 जो इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन के, उन इंस्टीट्यूशंस को हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। ये 7 इंस्टीट्यूशन इसके जो मेन हैं उसको हमने वन बाय वन देखना है, ठीक है ना। 7 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास वो है यूरोपियन काउंसिल। अब ये वन बाय वन इसको देखेंगे तो आपने इसमें तरतीब से लेके चलना है तो आपको समझ आ जाएगी। यूरोपियन काउंसिल जो होती है ना, इसमें सारे हेड्स होते हैं। हेड्स यानी हेड्स मीन्स कि अगर कोई प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव पावर तो वो इस काउंसिल का हिस्सा होगा। अगर किसी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब एज अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो होगा, या चांसलर जिस तरह आप जर्मनी में चांसलर का ओहदा है। तो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो हिस्सा बनेगा किसका, यूरोपियन काउंसिल का।
का, और ये क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। ये जो यूरोपियन काउंसिल होते हैं ना, इसमें सारे 27 मुल्कों के जो हेड हैं वो बैठते हैं और वो सारे के सारे डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह मूव करना है, कैसे करना है। तो हेड्स ऑफ स्टेट से ये मिलकर बनता है और ये साल में 4 दफ़ा मिलते हैं, 1/4, यानी साल में 4 दफ़ा ये मिलते हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो भी ये खुद ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल का। और इस टाइम जो है ये चार्ल्स मिकल हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके, बेल्जियम के। 2019 से ये अब तक चल रहे हैं और 2.5 साल तक ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेजिस्लेटिव पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया है, लेजिस्लेटिव पार्ट आ गया है। तो लेजिस्लेटिव पार्ट का मतलब ये होता है कि ये पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। अब ये कानून बनाने के लिए हमारे पास जो इदारा है वो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, बेल्जियम में भी है और लग्जमबर्ग में भी ये अप्रैल, जून और अक्टूबर के माह में मिल लेते हैं, मतलब वहाँ पे ये अपनी जो है मीटिंग वगैरह करते हैं। तो वो पिछले वाला जो है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो यूरोपियन काउंसिल थी, यूरोपियन काउंसिल जो है वो हेड से बनी हुई है, और ये क्या है, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, इसने आपने जेहन में रखना है। इसमें कौन होता है जी, इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जो डिपार्टमेंट्स हैं वेरियस, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो अपने प्रपोजल जो हैं वो देते हैं। और कोई भी जो है ना, इस यूँ समझ लें कि इसके पास हाफ इख्तियार है किस चीज़ का, लेजिस्लेटिव का, और हाफ इख्तियार जो है वो किसके पास है, वो आगे पार्लियामेंट आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आधा काम जो है लेजिस्लेशन का ना वो इनका होता है, मतलब ये इनके बगैर वो अप्रूव नहीं हो सकती। तो ये इसमें कौन है जी, मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर हैं, गवर्नमेंट्स के, 27 मुल्कों के गवर्नमेंट के वज़ीर हैं जो इनका फ़ैसला करते हैं, जो कानून बनाने में हेल्प करते हैं, और कोई भी कानून इनकी अप्रूवल के बगैर पास नहीं होता। इसकी प्रेसिडेंट्स कौन होता है जी, इसका प्रेसिडेंट होता है 6 मंथ के लिए, और इसकी प्रेसिडेंसी जो है ना वो रोटेट करती है फॉर आफ्टर 6 मंथ। तो 1 जुलाई से एंड 2021 तक स्लोवेनिया के पास थी, और जनवरी से जून में अब फ्रांस के पास चली गई है। इसी तरह जून के बाद किसी और कंट्रीज़ के पास होगी, कंट्री के पास होगी। तो 6 मंथ के लिए इनकी प्रेसिडेंसी जो है वो शिफ्ट होती रहती है। तो इसमें मेंबर किसके हैं जी, इसमें मेंबर याद रखिएगा जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के, वो इसके अंदर ओहदेदार होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये आ गई पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में क्या होता है, इसमें 705 डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, और ब्रसेल्स बेल्जियम में। ब्रसेल्स बेल्जियम इसका जो मेजर है वो याद रखिएगा। सेक्रेटेरिएट इनका लुक्समबर्ग में है। और इस पार्लियामेंट में 705 मेंबर हैं टोटल, जो कि पूरे मुख्तलिफ ममालिक से कोटे के लिहाज से वो आते हैं। और इसके ऊपर भी इक्वल लेजिस्लेशन जो है वो जिस तरह काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के पास थी, ये इन लोगों के पास थे जो मिनिस्टर्स थे, इसी तरह इनके पास भी है इक्वल लेजिस्लेटिव। और ये पावर्स इनके पास हैं कि अमेंड कर सकते हैं, लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यानी पॉलिसीज़ वगैरह मेन बना सकते हैं, ठीक है। मगर इस लिहाज से थोड़े से इनके पास इख्तियारात कम हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा अहम काम आ जाए, प्राइमरी कंसर्न आ जाए, तो फिर उसमें ये जो डिफेंस के रिलेटेड अगर कोई काम आ जाए, यानी मुल्क की सालमियत के अगर आ जाए, तो उसके ऊपर इनके ऊपर इख्तियारात नहीं होते हैं। यहाँ पर इनके इख्तियारात थोड़े से मौकूफ़ हैं। नेक्स्ट है इट इलेक्ट्स द कमीशन प्रेसिडेंट। हाँ, जो कमीशन का प्रेसिडेंट होता है उसको भी यही मुंतखब करते हैं, और जो एक कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स होता है उसको भी वोट यही देते हैं, रिमूव भी यही करते हैं, ऑफिस में रखते भी यही हैं। तो इस टाइम जो यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो भाईजान प्रेसिडेंट हैं डेविड ससोली, इस टाइम जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और लास्ट है यूरोपियन कमीशन, जिसकी अभी ये बात हो रही थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट वाले जो हैं वो कमीशन जो है वो बनाते, प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो ये हैं यूरोपियन कमीशन। अब यूरोपियन कमीशन क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी क्या होती है, जो ऐसी बॉडी होती है जो लागू करे चीज़ों को, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, लागू करना होता है। इसके अंदर लाजमी बात है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और इसको गार्डियन ऑफ ट्रीटीज़ भी कहते हैं, यानी कि जितने भी मुआहदे हो चुके हैं उनकी रखवाली करने वाला ये इदारा होता है, यानी उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और इसका
जो है वो प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन सा होता है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट करती है इलेक्ट, मैंने अभी बताया आपको पीछे, ठीक है। तो अभी जो आजकल प्रेसिडेंट हैं वो यूरोपियन कमीशन के हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं, ठीक है। और इसके अंदर ढेर सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, और जिस तरह मतलब नौकरीदार लोग, ब्यूरोक्रेट्स हैं। और ये मतलब इसको इसका जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स है वो कौन बनाता है, वो भी जो पिछली हमने पढ़ी है यूरोपियन पार्लियामेंट वही बनाती है। सो ये एग्जीक्यूटिव आपके पास आ गया है। तो अभी तक इस तक हमने चार पढ़ लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन काउंसिल जो है इसमें हेड हैं, ठीक है, और हेड क्या करते हैं, ये सिर्फ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी हैं, और ये सीधी डायरेक्शंस देते हैं। फिर हमारे पास था काउंसिल, इसमें मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग आ जाते हैं जो भी हैं पार्लियामेंट में ना, ठीक है, 705 जो लोग थे। और ये दो बॉडीज़ क्या हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं। फिर आपके पास यूरोपियन कमीशन आ जाता है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और ये कौन सा चीज़ आ जाती है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है, यानी लागू करने वाले। और लेजिस्लेटिव होता है अमल, कानून बनाने वाले, ठीक है। तो ये कानून बनाने वाले हैं, और ये हमारे पास जो है लागू करने वाले हैं कानून को। उसके बाद आ जाती है कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अभी हमने पढ़ना है। इसके बारे में ये बता देता हूँ, सिंपल से एक बात याद रखें कि ये कोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जुडिशल ऑर्गन है, और इसका काम क्या है, जुडिशल को देखना है, ठीक है। तो आगे इसको देख लेते हैं। तो जब जुडिशल की बात हो तो इट्स मीन कि ये जुडिशल मीन्स के जस्टिस फराम करने के लिए इदारा है। इसकी लोकेशन लग्जमबर्ग है, इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। और यूरोपियन लॉ जो है उसकी जितनी भी यूरोपियन यूनियन के ट्रीटीज़ हैं, लॉज हैं, उसको देखना है कि वो सही इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन, यूरोपियन यूनियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने फ़ैसले सुनाने होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हों, चाहे वो कैपिटल रिलेटेड हों, चाहे वो किसी और रिलेटेड हों, कोई मिलिट्री रिलेटेड भी हों, तो ये डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर दो जो हैं मेजर हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अंदर एक जज हर कंट्री से होता है, टोटल 27 होते हैं। और जो जनरल कोर्ट्स हैं इसके अंदर 2 जज होते हैं हर यूरोपियन कंट्री से, यानी कि 54 बनते हैं। तो इस साथ कोर्ट ऑफ जस्टिस में 11 एडवोकेट जनरल्स भी होते हैं, जिसको सरकारी वकील आप कहते हैं, तो ये भी 11 की तादाद में होते हैं। तो ईच जज और एडवोकेट जनरल उसको अपॉइंट किया जाता है 6 ईयर टर्म्स, तो 6 साल के लिए ये एक जज बनता है, याद रखिएगा। और नेशनल गवर्नमेंट खुद भेजती है, यानी अगर फ्रांस है तो फ्रांस अपना जज खुद भेजेगी वगैरह वगैरह। और उन जजेस जो होते हैं वो फिर अपने में से एक प्रेसिडेंट देते हैं, और वो प्रेसिडेंट जो है वो 3 साल के लिए उसको जो है वो वहाँ पर मुंतखब होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसका जो है वो 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। वैसे मुद्दत क्या है, 6 ईयर है। लास्ट में फाइनेंशियल बॉडी आ जाती है। फाइनेंशियल बॉडी जो फराम करती है, फाइनेंशियल किस्म के जो मौके फराम करती है, उसमें हमारे पास आ जाता है बैंक। तो बैंक हमारे पास है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका जो है वो ऑफिस है, यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक का। और इसका काम यह है कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट करना। फिर उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल बॉडी, एक और है यूरोपियन यूनियन फॉर यूरोपियन कोर्ट फॉर ऑडिटर्स। तो इसमें लग्जमबर्ग में इनकी बॉडी है, और इनका काम क्या है, जो फंड्स वगैरह होते हैं उसको देखना कि वो सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, उसकी अकाउंटिंग करना, उसका एहतसाब करना, और सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स हो रहे हैं वो स्पेंड सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस चीज़ को इसने देखा। लास्ट में हम ब्रेग्जिट देख लेते हैं जी। ब्रेग्जिट क्या है, तो ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटिश, और एग्जिट मतलब खारिज होना। तो 31 जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन जो यूनियन है उसको खैर बाद कह दिया था, अल्लाह हाफिज़ कर दिया था। और इससे पहले 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये कर चुके हैं। सो ये था आज की वीडियो। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं जिनकी यूरो करेंसी नहीं है, तो वो 8 हैं। मैंने आपको वो याद करवा दिया था, वो जो था ना स्वीट बुल को जो है वो ज़ख़म दे के, वो जो आपको पढ़ाया था। फिर यूके ऑफिशियल जो हैं यूनियन, वो कितने अरसे के बाद यूके ने छोड़ा है, 47 साल बाद जो है वो छोड़ा है। स्टार्स कितने हैं यूरोपियन यूनियन में, तो 12 स्टार्स हैं। कितने हाउ मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन
टोटल कंट्रीज़ कितने हैं जी? 27 हैं। बहुत बार इस चीज़ की बात हो चुकी है। सेपरेशन ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट बोलते हैं, मैंने भी आपको बताया है। हेडक्वार्टर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो ये नंबर है जी, रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ। इंटरनेशनल जीके के लेक्चर्स आपको सारे मिलेंगे यहाँ। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।